हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विराज रीड्स। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिजिनस फाइटर जेट्स पर और बेसिकली तेजस पर। यहाँ हम इसकी आज तक की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री को रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस फाइटर को डेवलप किया गया और इसके डेवलपमेंट में किस किस तरह के चैलेंजेस आए और आगे किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना है इस फाइटर जेट को। सो हियर वी हैव अ लॉट टू नो। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। फ्रेंड्स, तेजस की हिस्ट्री से पहले हम फाइटर जेट्स की हिस्ट्री पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस से पहले भारत ने कौन सा फाइटर बनाया था। दोस्तों, अगर बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट्स की हिस्ट्री की, तो मिलिट्री फ्लेयर या राइट मॉडल ए वर्ल्ड का पहला मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, जो कि जुलाई 1909 में यूएस आर्मी सिग्नल कॉर्प्स को बेचा गया था। बेसिकली यूएस आर्मी के एरोनॉटिकल डिवीजन ने इसे खरीदा था और यहीं से शुरुआत होती है मिलिट्री एविएशन की। हालांकि शुरुआती दौर में इन्हें सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए यूज किया जाता था, पर वर्ल्ड वॉर वन के अंत तक इन्हें एयर सुपीरियरिटी, बॉम्बिंग, ग्राउंड अटैक्स और एंटी सबमरीन पेट्रोल्स के लिए भी यूज किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर वन ही पहला सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जहां मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को लार्ज स्केल पर यूज किया गया था। यूएसए, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान के साथ साथ रोमानिया, रशिया, यूके और जर्मनी ऐसे देश थे जो कि अब तक फाइटर एयरक्राफ्ट्स बना चुके थे और यहीं से एक दूसरे से बेहतर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की होड़ शुरू होती है। पर भारत इन सब चीजों से अभी भी दूर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत पर रूल कर रहे थे। जब तक भारत आजाद हुआ तब तक वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो चुका था और फाइटर एयरक्राफ्ट्स पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुके थे। हालांकि अक्टूबर 8, 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हो चुकी थी, पर 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के काफी सारे एसेट्स रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिए गए। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के पास अभी तक कोई भी इंडिजिनस सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था और ना ही इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी थी। स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तो बहुत दूर की बात है। उस समय भारत के पास रॉयल एयरफोर्स द्वारा डिस्पोज किए गए कंसोलिडेटेड B-24 लिबरेटर्स के अलावा कोई और फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था। इन्हीं डिस्पोज्ड फाइटर एयरक्राफ्ट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा रिपेयर करके 1948 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की बहुत जरूरत थी, जिससे समय आने पर भारत अपनी सरहदों की रक्षा कर सके। हालांकि 42 लिबरेटर्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका था, पर ये 42 बॉम्बर्स काफी नहीं थे। इसी को देखते हुए 1950s में भारत को यूके और फ्रांस से फाइटर एयरक्राफ्ट्स को खरीदना पड़ा और इसी समय से शुरुआत होती है इंडियन इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1956 में फाइटर के डिजाइन का काम ऑफिशियली शुरू कर दिया था और आगे चलकर अगस्त 1956 में कार्ल टैंक ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। दोस्तों, कार्ल टैंक एक जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर थे जो कि 1955 में भारत आ गए थे। भारत आते ही इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर की पोस्ट को संभाला और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके छात्रों में से एक थे। कार्ल टैंक ने इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन करने के अलावा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी काम किया और इसी के बाद उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। और वहीं कार्ल टैंक ने इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर बॉम्बर को डिजाइन किया, जिसे हम लोग HAL HF-24 मारुत के नाम से जानते हैं और 1961 में इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान भरी। 1 अप्रैल 1967 को भारतीय वायुसेना को पहला मारुत डिलीवर कर दिया गया। वैसे तो इस प्रोग्राम के तहत 214 एयरक्राफ्ट्स बनाए जाने थे, पर इनका प्रोडक्शन 147 एयरक्राफ्ट्स के बाद रोक दिया गया, क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एक सुपरसोनिक फाइटर के रूप में डेवलप किया जा रहा था, जो कि मार्क 2 की रफ्तार पर उड़ सके, पर इसमें लगे इंजन्स इतने पावरफुल नहीं थे और इसी कारण ये फाइटर एयरक्राफ्ट मार्क 1 के आसपास भी मुश्किल से पहुंचता था। इसके अलावा इस फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर भी कई सवाल उठाए गए, पर सबसे बड़ा फेलियर इसके लिए एक अच्छा इंजन डेवलप ना कर पाना ही था। हालांकि उस समय इस फाइटर के इंजन्स भारत में ही बनाए जाते थे और रोल्स रॉयस ने इसमें लगे ऑर्फस इंजन्स को और डेवलप करने का प्लान गवर्नमेंट को दिया था, पर गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद GTRE ने इस इंजन को इम्प्रूव करने की कोशिश की और काफी हद तक इम्प्रूव भी कर लिया, पर सारे इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी ये इंजन्स HF-24 मारुत के लिए कंपैटिबिलिटी शो नहीं कर पाए और आखिरकार IAF को दूसरे देशों से फाइटर जेट्स खरीदने पड़े। इस प्रोग्राम के फेल होने का सबसे बड़ा कारण शायद गवर्नमेंट, मिलिट्री और डेवलपमेंट एजेंसीज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होना ही था। इसी के साथ मई 18, 1974 में जब भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया, तो भारत पर कई सारे बैन इम्पोज कर दिए गए और इसके चलते भी भारत को इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बेहतर इंजन नहीं मिल पाए। यहाँ तक कि ऑर्फस इंजन के पार्ट्स मिलना भी भारत के लिए मुश्किल हो गया था। इन्हीं सारे कारणों की वजह से ये फाइटर एयरक्राफ्ट समय से पहले फेज आउट हो गया और इंडियन एयरफोर्स को जैगुआर MiG-21 के साथ साथ MiG-23 और MiG-27 जैसे फाइटर्स बाहर से खरीदने पड़े।
दोस्तों HF-24 मारुत को कितना भी क्रिटिसाइज किया गया हो, पर 1971 के इंडो पाक वॉर में इस फाइटर एयरक्राफ्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, खासकर बैटल ऑफ लोंगेवाला में। इस फाइटर ने पाकिस्तानी फाइटर समेत कई सारे पाकिस्तानी टैंक्स को तबाह कर दिया था। और किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से हम इससे ज्यादा क्या चाहते हैं कि वो वॉर सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म करे, जो कि HF-24 मारुत ने किया ही था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होती जा रही थी और हर बड़ा देश एक बेहतर सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर बनाने में लगा हुआ था। इसीलिए भारत को भी ऐसे फाइटर्स की जरूरत थी। हालांकि मारुत के इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एरोनॉटिक्स कमेटी ने एक और फाइटर एयरक्राफ्ट की प्लानिंग शुरू कर दी थी और इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट का रिकमेंडेशन इंडियन गवर्नमेंट को भेजा गया और 1969 में गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं 1975 में एरोनॉटिक्स कमेटी ने इस नए फाइटर के एयरक्राफ्ट डिजाइन स्टडीज को कंप्लीट कर लिया और स्टडी में फिर एक बार वही बात सामने आई, इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बेहतर इंजन्स। क्योंकि इंडिया के पास फिलहाल इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कोई इंजन नहीं था और 1974 में लगे सैंक्शंस के चलते ना ही इस फाइटर को बाहर से अच्छे इंजन्स मिल सकते थे और ना ही किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी। इसी कारण सेकंड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को रोकना पड़ा। मिड 1970s में इंडिया सुखोई Su-7, MiG-21, HF-24 मारुत और हॉकर हंटर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करता था, पर इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही थी। और देखा जाए तो पिछले 10 सालों में भारत 2 देशों के साथ 4 युद्ध लड़ चुका था। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय भारत को एक अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट की कितनी ज्यादा जरूरत रही होगी। और इस तरह के सडन थ्रेट्स को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1979 में फ्रांस और यूके द्वारा बनाया गया सेपिकेट जैगुआर खरीद लिया। पर इंडियन एयरफोर्स के लिए एक और परेशानी तब खड़ी हुई जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1980 में यूएस से F-16 खरीदा और उस समय F-16 से अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट शायद ही कोई था। इसी को देखते हुए इंडिया ने 1980s में MiG-29 और 1982 में मिराज 2000 के ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया। पर अभी भी इंडियन एयरफोर्स के पास सफिशिएंट स्क्वाड्रंस नहीं थे, साथ ही कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स रिटायरमेंट रेडी थे। इसी के चलते 1983 में इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट के सामने इस कंसर्न को रेज किया एंड इस पॉइंट पर आकर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स ये समझ चुके थे कि अगर हमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स की स्क्वाड्रन को हमेशा के लिए फुलफिल करना है तो हमें इंडिजिनस फाइटर डेवलप करना ही पड़ेगा। और 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को स्टैब्लिश कर दिया ताकि फाइटर एयरक्राफ्ट्स के डेवलपमेंट को मैनेज किया जा सके और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया LCA प्रोग्राम, जिसके अंडर एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप करना था। इसी के साथ गवर्नमेंट ने तय किया कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि इंजन्स, फ्लाई बाय वायर, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और मल्टीमोड पल्स डॉपलर रेडार, ये सभी भारत में ही बनाए जाएंगे। और इसीलिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा कई सारी डिफेंस लैब्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया जो कि इस फाइटर जेट्स के वेरियस पार्ट्स को बना सकें। लेट 1985 में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन कर डेवलपिंग एजेंसीज को सौंप दिया। ऑल्दो ऐसा भी कहा जाता है कि LCA के लिए जो एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स मांगी गई थी उन्हें डिलीवर करने में थोड़ा समय लगा, जिससे इसकी फर्स्ट फ्लाइट और सर्विस एंट्री में देरी हुई, जो कि इनिशियली 1990 और 1995 तय की गई थी। पर इस डिले का फायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को हुआ। एक्चुअली इस देरी के चलते एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को R&D करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए थोड़ा समय मिल गया। वहीं 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने DRDO को LCA के लिए इंडिजिनस इंजन डेवलप करने की परमिशन दे दी और LCA के प्रोटोटाइप्स को GE F404 से पावर करने की बात कही गई। इसके बाद 1987 में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को एज अ कंसल्टेंट हायर किया गया, जो कि इंडियन डेवलपमेंट एजेंसीज को इस प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन में असिस्ट कर सके। प्रोजेक्ट डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए डसॉल्ट के टॉप 30 फ्लाइट इंजीनियर्स ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की टीम के साथ काम किया और 1988 में इसे कंप्लीट कर लिया। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि प्रोजेक्ट डेफिनेशन क्या है और डसॉल्ट को एज ए कंसल्टेंट क्यों हायर किया। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम किसी भी चीज को डेवलप करते हैं तो उसे डायरेक्टली बनाना शुरू नहीं कर देते। सबसे पहले उस पर स्टडी की जाती है, फिर उस स्टडी के बेसिस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन्स, मटेरियल्स, सर्विस और भी कई सारे फैक्टर्स को डिफाइन किया जाता है ताकि जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो तो वो ऑलमोस्ट परफेक्ट हो। और जब भी आप कोई भी चीज स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको एक एक्सपीरियंस एडवाइजर की जरूरत पड़ती ही है ताकि आप कई सारी अनवांटेड मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर सकें। और इसीलिए डसॉल्ट एविएशन को एज अ कंसल्टेंट हायर किया गया, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थी। आफ्टर दैट मई 1989 में इस प्रोजेक्ट डेफिनेशन को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने प्रोजेक्ट डेफिनेशन को स्टडी किया और कहा कि भारत के पास प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हैं और हम इसके डेवलपमेंट पर काम शुरू कर सकते हैं।
इस कमेटी के अप्रूवल के बाद एलसीए को डेवलप करने के लिए 2 स्टेज फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑप्ट किया गया। आसान भाषा में समझे तो इस फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट 2 फेजेस में होना था, जिसमें से फेज 1 में 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, 2 प्रोटोटाइप व्हीकल्स के साथ साथ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, मल्टीमोड रेडार के अलावा नेसेसरी कंपोनेंट्स को डिजाइन और डेवलप करना था। वहीं फेज 2 में 3 और प्रोटोटाइप्स के साथ साथ 8 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करना था। ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद 1990 में कंट्रोल कॉन्फ़िगर्ड व्हीकल कॉन्सेप्ट की मदद से एलसीए के डिजाइन को फाइनलाइज कर लिया गया। इस फाइनल डिजाइन के अनुसार एलसीए रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी के साथ एक टेल-लेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट था, जो कि एयर सुपीरियॉरिटी के लिए डिजाइन किया गया था। डिजाइनिंग का काम खत्म होने के बाद 1992 में नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी ने एक टीम को अपॉइंट किया, जो कि इस एयरक्राफ्ट के लिए एक बेहतर फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर सके। इसी के साथ 1993 में एलसीए के डेवलपमेंट का फेज 1 शुरू हुआ, जिसमें मेनली 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और टेस्टिंग शामिल थी, और इसके बाद 2 प्रोटोटाइप्स को भी डेवलप करना था। 17 नवंबर 1995 को फर्स्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रोल आउट हुआ। वहीं जीटीआरई भी कावेरी इंजन्स पर तेजी से काम कर रही थी, जिससे इन इंजन्स को प्रोटोटाइप्स पर लगाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस 1997 में डीआरडीओ और एलआरडीई दोनों मिलकर मल्टीमोड रेडार के डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे, और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स को इस रेडार की टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई। सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स डीआरडीओ की ही एक बेंगलुरु बेस्ड लेबोरेटरी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग का काम करती है। दोस्तों, एलसीए के डेवलपमेंट का काम ट्रैक पर आया ही था कि 1998 में इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया, और एक बार फिर भारत पर कई सारे टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस लगा दिए गए, और किसी भी तरह का फॉरेन टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भारत को मिलना बंद हो गया। हालांकि इससे इस प्रोग्राम में कुछ देरी जरूर हुई, पर भारत ने इसका डेवलपमेंट जारी रखा, और नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी की टीम ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 पर सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। और इस टेस्ट को कंप्लीट करते ही 4 जनवरी 2001 में इस फाइटर एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी, जो कि इंडियन एविएशन हिस्ट्री के लिए एक रिमार्केबल डे था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे तेजस नाम दिया। इसी बीच एलसीए तेजस की सक्सेसफुल फ्लाइट्स को देखते हुए नवंबर 2001 में फेज 2 को भी स्टार्ट कर दिया गया, और 6 जून 2002 को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 2 ने भी मेडन फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। वहीं 2002 में इस प्रोग्राम के लिए 2 और खराब बातें निकलकर सामने आई, वो थी कावेरी इंजन और मल्टीमोड रेडार। जब कावेरी इंजन पर टेस्ट किया गया तो पाया गया कि कावेरी इंजन टरबाइन ब्लेड्स को थ्रो कर रहा है, और साथ ही इसका डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा। वहीं हायर कॉस्ट के चलते मल्टीमोड रेडार के डेवलपमेंट में भी समय लग रहा था। इन्हीं सब कारणों के चलते तेजस के डेवलपमेंट में देरी हो रही थी। वहीं चाइना ने 2002 में अपने स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट J2 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको J10 के डेवलपमेंट को और अच्छे से जानना है तो आप आई बटन पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। नाउ प्लीज कम बैक टू तेजस। हालांकि प्रोग्राम कई कारणों से डिले हो रहा था, पर तेजस का डेवलपमेंट चालू था, और इसी बीच 2003 में प्रोटोटाइप व्हीकल 1 ने अपनी पहली उड़ान को कंप्लीट कर लिया, और मार्च 2004 तक फेज 1 को कंप्लीट कर लिया गया। वहीं इसी समय 2004 में ही रशिया में कावेरी इंजन का हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब साफ था कि कावेरी इंजन को अभी तेजस में नहीं लगाया जा सकता, और इसी को कंसिडर करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक को 17 F404 GE-IN-20 इंजन के ऑर्डर दे दिए गए, ताकि कावेरी इंजन की वजह से तेजस के डेवलपमेंट पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ये इंजन्स भारत को 2006 से मिलने शुरू हो गए थे। वहीं 25 अप्रैल 2007 में पहले लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी और माक 1.1 की स्पीड को गेन किया। 2010 के आखिर तक तेजस के 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और 5 प्रोटोटाइप व्हीकल सहित 5 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट्स को बना लिया गया था, जिसमें नेवल प्रोटोटाइप 1 भी शामिल था। मार्च 2005 में ही इंडियन एयरफोर्स ने 20 LCS का ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और एडिशनल 20 LCS का प्रोक्योरमेंट प्लान भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को दे दिया था। और इसी के चलते 2007 में एडिशनल 24 F404 IN-20 इंजन के ऑर्डर्स को भी प्लेस कर दिया गया, जिससे तेजस की फर्स्ट ऑपरेशनल स्क्वाड्रन को पावर किया जा सके। ऑल्दो फेब 2006 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इंडिजिनस इंजन कावेरी को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए नेकमा को हायर किया था, पर इस इंजन का समय पर डेवलप हो पाना मुश्किल था। अब तक जितने भी तेजस फाइटर्स डेवलप किए गए थे उनकी टेस्टिंग चल रही थी, और 2007 से 2010 के बीच सी लेवल ट्रायल्स, हॉट वेदर ट्रायल्स और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स के साथ साथ एवियोनिक्स और इसमें लगे वेरियस सिस्टम के टेस्ट भी पूरे कर लिए गए थे। वहीं 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने एलसीए तेजस मार्क 1 के अपग्रेडेड वेरिएंट तेजस मार्क 2 को भी डेवलप करने का अप्रूवल दे दिया, जो कि एक मीडियम वेट फाइटर के रूप में बनाया जाना था। खैर वापस आते हैं तेजस मार्क 1 पर।
10 जनवरी 2011 में डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी द्वारा तेजस को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया गया। आईओसी मिलने के बाद सितंबर 2011 में प्रोटोटाइप व्हीकल 3 के साथ साथ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट 2, 4 और 5 के वेपन ट्रायल्स शुरू कर दिए गए, जिन्हें पोखरण रेंज में परफॉर्म किया गया। वहीं अप्रैल 2012 में नेवल प्रोटोटाइप 1 ने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट। इसे फॉलो करते हुए जून 2012 में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट 2, 3 और 5 ने अपने बॉम्बिंग ट्रायल्स को भी कंप्लीट कर लिया। वहीं जुलाई 2012 तक तेजस लगभग 1941 बार उड़ान भर चुका था, पर इसके बाद तेजस को 3 महीने तक उड़ान की परमिशन नहीं दी गई। असल में इस फाइटर जेट की इजेक्शन सीट में थोड़ी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया और 27 नवंबर 2013 तक इस फाइटर जेट ने 2418 टेस्ट फ्लाइट्स को कंप्लीट कर लिया था, जो कि इस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। इसी के साथ 20 दिसंबर 2013 में IOC-2 को इशू किया गया, पर IOC-2 इशू करने के साथ साथ ये भी सजेस्ट किया गया कि IOC-2 स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन्हें नेक्स्ट 15 मंथ्स में पूरा करना था। इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस 2 मिलते ही फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए तैयारियां शुरू हो गई, पर FOC मिलना इतना आसान नहीं था। अभी भी IOC-2 स्टैंडर्ड्स पर कुछ अपग्रेड्स बाकी थे, जिनके पूरा होने के बाद ही तेजस FOC ट्रायल्स पर जा सकता था। ऑल्दो उस समय की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को काफी स्ट्रिक्टली FOC की डेडलाइन फॉलो करने को कहा था, जो कि लास्ट 2014 तय की गई थी, पर यह पॉसिबल नहीं था। इसके बाद मई 2014 में नई गवर्नमेंट आ गई और तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी ने इस प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया और दिसंबर 2014 में तेजस के नेवल वर्जन ने स्की जंप ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। 17 जनवरी 2015 में इंडियन एयरफोर्स को मनोहर पारिकर जी द्वारा पहला इंडिजिनियसली बिल्ड LCA तेजस हैंडओवर किया गया, जिसे इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अरूप राहा जी ने एक्सेप्ट किया और ये फाइटर एयरक्राफ्ट IOC-2 स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता था। मई 2015 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें तेजस मार्क 1 को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बेसिकली इन्होंने कहा कि ये फाइटर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता। साथ ही इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम्स, इंजन्स और रडार वार्निंग रिसीवर्स जैसे और भी कई सारी चीजों पर सवाल उठाए गए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स 40 मार्क 1 एक्सेप्ट करने को तैयार थी, पर फर्दर तेजस मार्क 1 को एक्वायर करने के लिए रेडी नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि वो तेजस के मार्क 2 वेरिएंट को खरीदे, जो कि तेजस मार्क 1 से कहीं ज्यादा एडवांस था, पर तेजस के मार्क 2 वेरिएंट पर अभी काम चल रहा था और इसके डेवलपमेंट में समय लगना तय था। इसी को देखते हुए एडा, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने मिलकर तेजस मार्क 1 के अपग्रेडेड वेरिएंट तेजस मार्क 1A का प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स को दिया। वहीं सारे क्रिटिक्स को एक तरफ करते हुए तेजस ने जनवरी 2016 में इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस किया और अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया। इस फाइटर जेट को बहरीन में होने वाले इंटरनेशनल एयर शो में भेजा गया था, जहां इस फाइटर को दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया गया। वहीं इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट को काफी कवर किया और जब मई 2016 में अरूप राहा, जो कि एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने जब तेजस में अपनी पहली उड़ान भरी तो वो इससे काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने सभी क्रिटिक्स को दरकिनार करते हुए कहा कि तेजस एक बहुत अच्छा फाइटर है और इसके आ जाने से इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। वहीं दूसरी ओर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का अप्रूवल दे दिया। इस अपग्रेडेड वेरिएंट के लिए एल्टा के एसा रडार और ECM पोर्ट को चुना गया। वहीं इस अपग्रेडेड वेरिएंट में हॉट रिफ्यूलिंग और एरियल रिफ्यूलिंग जैसे फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 जुलाई 2016 में सीरीज प्रोडक्शन 1 और सीरीज प्रोडक्शन 2 के साथ तेजस की पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स फॉर्म की गई, जो कि इनिशियली बेंगलुरु में स्थापित थी। बाद में इसे सुलूर में शिफ्ट कर दिया गया। जहां एयरफोर्स वेरिएंट अपने क्रिटिक्स से उभर चुका था, वहीं नेवल वेरिएंट अभी इनसे जूझ रहा था। दिसंबर 2016 में इंडियन नेवी ने कहा कि नेवल ऑपरेशंस के लिए तेजस बहुत भारी फाइटर एयरक्राफ्ट है और साथ ही कहा कि हमें इसकी जगह कोई और फाइटर खरीदना होगा और इन न्यू 57 नेवल मल्टीरोल फाइटर्स के लिए RFI इशू की गई। इसे देखते हुए नेवल वेरिएंट को इम्प्रूव किया गया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रोग्राम को बैक किया ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही तेजस के एयरफोर्स वेरिएंट पर FOC स्टैंडर्ड्स के कई सारे टेस्ट किए जा रहे थे। इसी बीच 26 जनवरी 2017 में LCA तेजस ने 68th रिपब्लिक डे परेड में अपना डेब्यू किया और दिसंबर 2017 में इंडियन एयरफोर्स ने 83 मार्क 1A का टेंडर रिलीज किया। हालांकि इस फाइटर एयरक्राफ्ट की प्राइसिंग को लेकर कुछ इश्यूज थे, जिन्हें बाद में क्लियर कर लिया गया। अगर बात करें नेवल वेरिएंट की, तो मिड 2018 में इसके सेकेंड प्रोटोटाइप के कई सारे सक्सेसफुल टेस्ट किए गए थे, जिसमें इसके टैक्सी इन एंगेजमेंट ट्रायल्स और हुक अरेस्टर सिस्टम के ट्रायल्स शामिल थे।
2018 के आखिर तक तेजस के हॉट रिफ्यूलिंग और मिड एयर रिफ्यूलिंग सहित इसमें लगे एवियोनिक्स के ट्रायल्स FOC स्टैंडर्ड्स पर कंप्लीट कर लिए गए और तेजस की परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली ये कमिट किया कि वो तेजस के सारे वेरिएंट्स मिलाकर 324 तेजस फाइटर्स खरीदेगी, जो कि इस प्रोग्राम के लिए एक और पॉजिटिव साइन था। और जनवरी 2019 में सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवॉर्दीनेस सर्टिफिकेशन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को परमिट किया कि वो FOC स्टैंडर्ड्स पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। वहीं एक महीने बाद 20 Feb 2019 में एयरो इंडिया शो के दौरान तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेशन फॉर्मली दे दिया गया। अगर तेजस के नेवल वेरिएंट के डेवलपमेंट पर ध्यान दें तो सितंबर और नवंबर के मंथ्स में इसके डे एंड नाइट अरेस्टेड लैंडिंग ट्रायल्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए थे और इसी को फॉलो करते हुए जनवरी 2020 को LCA नेवी के प्रोटोटाइप 2 ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के डेक पर सक्सेसफुल लैंडिंग की और 12 जनवरी को सक्सेसफुल टेक ऑफ भी कर लिया, जो कि इस वेरिएंट के डेवलपमेंट में एक और माइलस्टोन था। इसके बाद मार्च 18, 2020 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 83 तेजस मार्क 1A के लिए $5.2 बिलियन की प्रोक्योरमेंट डील को क्लियर कर दिया, जिसमें 73 सिंगल सीट फाइटर और 10 डुअल सीट ट्रेनर्स शामिल थे। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर तेजस की प्रोडक्शन को डबल करने के लिए सेकेंड असेंबली लाइन शुरू करने की बात कही थी, जिससे प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट डबल किया जा सके। और इस प्रोडक्शन लाइन को रेडी करने की डेडलाइन मार्च 2020 रखी गई थी, जो कि कई कारणों से मिस हो गई, पर तेजस प्रोग्राम पर काम चालू था और 27 मई 2020 में तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स को फॉर्म कर दिया गया, जिसमें पहला FOC स्टैंडर्ड्स का LCA तेजस मार्क 1 इंडक्ट किया गया, जिसे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा रिसीव किया गया था। अभी तक LCA तेजस की 2 स्क्वाड्रन रेस की जा चुकी थी, जिसमें से पहली LCA स्क्वाड्रन में 20 IOC स्टैंडर्ड्स के तेजस फाइटर्स इंडक्ट किए गए थे और दूसरी स्क्वाड्रन में 20 FOC स्टैंडर्ड्स के तेजस को इंडक्ट किया जाना था। FOC वेरिएंट IOC वेरिएंट का अपग्रेडेड वर्जन था, जिसमें IOC वेरिएंट की खूबियों के साथ साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, क्लोज कॉम्बैट गन, एडिशनल ड्रॉप टैंक के अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर सूट और अपडेटेड एवियोनिक्स शामिल थे। वहीं तेजस मार्क 1A FOC वेरिएंट का भी अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे हम किसी और दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहीं तेजस के एक और अपग्रेडेड वेरिएंट तेजस मार्क 2 पर भी काम चल रहा है, जो कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से बड़ा और एडवांस होगा। तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर की कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसे भी हम फ्यूचर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन फाइटर्स के अलावा एक और 5th जनरेशन फाइटर AMCA पर भी काम चालू है, जो कि इसी सीरीज में आगे डिस्कस किया जाएगा। और इस बीच अगर इंडियन फाइटर प्रोग्राम में कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो हम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था इंडियन फाइटर जेट प्रोग्राम पर एक डीप एनालिसिस। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, यू टेक केयर, बाय बाय।